मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज मैं जिस बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं ऊपर बैठा हुआ था तो मुझे किसी ने बताया कि नीचे कोई बच्चा आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। और वो एक्साइज इंस्पेक्टर, मुझे इन्होंने बताया, जो पीएन गया था ना ऊपर, कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, अभी उसका AA में सिलेक्शन हो गया तो वो वहाँ ज्वाइन करना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है। तो मैं भी खाली मन से आया, मन का चल बच्चे से मिल लेते हैं, क्योंकि बच्चे रोज़ आते हैं हम इधर। लेकिन फिर मेरी इससे बात हुई 4-5 मिनट अभी, और जब बात हुई तो इसने 2-3 ऐसे मुद्दे छेड़ दिए जो बहुत ही ख़तरनाक है हमारे लिए भी और इसके लिए भी और समाज के लिए भी। लेकिन वो मुद्दे मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बहुत मतलब सुनने में और सुनाने में उनको मुझे बड़ा मज़ा आता है। अपने ग्रुप में वो खासकर मैं चीज़ें करता रहता हूँ। तो पहले तो मैं तुम्हें इस बच्चे से मिलवा देता हूँ और उसके बाद फिर आगे की कहानियाँ करते हैं। बेटा, नाम क्या है तेरा? आकाश मिश्रा। अरे ये तो मिश्रा जी हैं। अच्छा, वो जो योगी जी ने के राज में वो जो गाड़ी पलटी थी जिसकी, अच्छा, वो विकास दुबे। अच्छा दुबे था, मुझे लगा उसका भी मिश्रा नाम था। नहीं, विकास दुबे थे वो। विकास दुबे। तो ये आकाश मिश्रा इस बच्चे का नाम है। और ये रहने वाले कहाँ का है? बनारस के। अच्छा, बनारस के हैं। ये बनारस का यूपी में रहने वाला है। और ये फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, प्रयागराज में इसकी पोस्टिंग है। और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। और अभी ये अपनी बात में मुझे बता रहा था बात करते करते कि इसका बहुत सारी पोस्टों पे सिलेक्शन हुआ है। 2017 से ये तैयारी कर रहा है। 2017 या 18 से? 17 से। और क्या किस किस एग्ज़ाम को क्रैक किया है? 2018 में मैंने CHSL और MTS क्रैक किया है। CHSL और MTS पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। क्रैक हुआ, फिर उसके बाद 2019 में। और जो तू बता रहा था मुझे अभी कि वो तेरे पेरेंट्स नाराज हो गए, पापा नाराज हो गए MTS ज्वाइन करने पे या नहीं करने पे? मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा। आज भी ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पे रखी हुई है, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, MTS में सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए तेरे पापा नाराज हो गए थे मुझसे। और इसके फादर साहब जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। और इसकी मदर जो है वो हाउसवाइफ है। और इसकी एक सिस्टर है, वो भी अभी अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रही है। इसके फादर HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनकी पोस्टिंग कहाँ है? बनारस में पोस्टिंग है। अच्छा, वो तो घर पे ही नज़दीक की पोस्टिंग है। तो तू ही घर से दूर जा रखा है? हाँ, तो बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है। अच्छा, 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे घर से। इसका इलाहाबाद का? हाँ, मतलब होम टू होम अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 150 किलोमीटर। मैं वाराणसी आज तक गया नहीं हूँ। आइए सर, वेलकम। मैं एयरपोर्ट पे आया था, फिर वहाँ से बिहार चला गया था। वहाँ से भी जाते हैं ना, ये आरा साइड में, वहाँ तो नज़दीक पड़ता है। मैं बिल्कुल आना है मुझे। तो इससे मैं बात कर रहा था, तो इसके फादर साहब जो हैं वो HPCL में है, तो उनके सामने बहुत सारे ऑडिट के काम होते हैं और उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया होगा, इन चीज़ों को देखा होगा। तो MTS का तूने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सर, ये था कि मैंने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाया, तो मैं दफ्तर का काम कर नहीं सकता। मिश्रा जी है भाई लौंडा, झाड़ू कैसे लगा देगा है तो इसलिए इसने MTS ज्वाइन नहीं किया। यस सर। लेकिन पहले अटेम्प्ट में MTS क्लियर हो गया था। हाँ। और फिर CHSL भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। इनकम टैक्स में TA की पोस्ट मिली थी। कौन से साल में? 2018 18 में। अच्छा, 17 में तूने लगभग तैयारी शुरू की? उसकी पोस्टिंग मेरी मुंबई में थी। अच्छा, TA की पोस्टिंग मुंबई थी, वो भी ज्वाइन नहीं किया? नहीं, वो भी ज्वाइन नहीं किया मैंने। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2019 CGL। अच्छा, उसका इसका 2019 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इसका सिलेक्शन हुआ और वो ज्वाइन कर ली थी। तो कितने दिन हो गए काम करते हुए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे? मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। तो अभी कितने 5-6-7 महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए मुझे ज्वाइन करते हुए। तो तुझे मज़ा नहीं आया वहाँ? बहुत मज़ा आता है सर नौकरी करने। फिर छोड़ क्यों रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? एक्चुअली है क्या कि हर दिन कुछ ऐसा मिलता है कि अब जैसे कि आप ASO इन ME या CSS में हैं, तो आपको रेगुलरली एक ही काम को रिपीट करना है। बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में क्या है कि आपको हर दिन एक नया टास्क मिलेगा। आप दिन भर कम से कम 100 से 150 लोगों से मिलते हैं, मीटअप होता है आपका। ठीक है। और सोशल रिस्पेक्ट की तो कोई लिमिट नहीं है इसमें। नहीं, तो फिर इनकम टैक्स वाले में अभी तो तेरा ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा होगा ना? नहीं सर, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, कंप्लीट। तो फील्ड ड्यूटी इधर की ऑफिस वर्क? सर, ऑफिस वर्क भी है, फील्ड वर्क। एक्चुअली मैं रेड ऑफिसर हूँ। अच्छा, रेड। मुझे रेड वाली टीम में शामिल किया गया है। हाँ, तो वहाँ तो रोज़ मजे आते होंगे, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, समझने को मिलता है, काम करने को मिलता है। और अभी इसका सिलेक्शन हो रखा है। इस बार किस में हुआ था? ASO MEA। बहुत बढ़िया भाई है। अब देखो, इसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो रखा है, ज्वाइनिंग ले रखी है उसमें इसने। उससे पहले इसने MTS में ज्वाइनिंग नहीं की सिलेक्शन लेने के बाद, और TA में इसने ज्वाइनिंग नहीं की, और
अब ये इनकम टैक्स पे लगा हुआ है और इसका ASO इन MEA भी इसका सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन इसके फादर साहब का सपना था, जो इसने मुझे बताया, कि AAO में सिलेक्शन लेना है। तो तू ही बताओ वो चीज़ कहानी। सर मेरे पापा जब कभी कभी किसी हॉस्पिटल में जहाँ तेल जाता है, पेट्रोल डीजल वगैरह जाते हैं, तो वहाँ जाते थे तो ऑडिट करने के लिए लोग आते थे। अच्छा। तो लखनऊ से टीम आती थी ऑडिट करने के लिए, और देखा करते थे कि जैसे लगता था कि कोई मतलब कोई इंसान नहीं आया है वहाँ, ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान आ गए हैं। ऑडिटर को हॉस्पिटल की फैकल्टी उनके आगे पीछे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैकल्टी उनके आगे पीछे, चाहे वो CMO हो चाहे वो CMS हो, यहाँ तक कि उस जिले का DM भी वहाँ आ जाता था। उसे खुद रिप्रेजेंट करना पड़ता था और टीम को ले जाना ले आना, सारी सुविधाएं फैसिलिटी हॉस्पिटल की हो जाती थी। तो वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए कि अगर इनकम टैक्स में अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे सोशल के लोग में हनक रहेगी मेरी, लेकिन अगर मैं AAO में नौकरी करता हूँ तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें मेरी पकड़ रहेगी, मेरी जान पहचान रहेगी, लोग मुझसे दबेंगे। उनको ये है कि मतलब एक पावर चाहिए। एक गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं होता कि सर पैसा कमाना। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं जा करके अपने बारे में किसी को बताइए तो उसे ये लगे कि हाँ लड़का कहीं हाई रेपुटेटेड पोस्ट पे है, हाई रेपुटेड पोस्ट पे है, जैसे आपके सोशल का, आपके समाज का, आपके गांव का, आपके ज़िले का नाम विकसित हो। बहुत अच्छा। लेकिन इसको हैवी मत होने देना दिमाग में। नहीं सर, कभी भी ऐसा मैंने सर कभी भी हैवी होने नहीं दिया किसी चीज़ को सर। क्योंकि ये जो कई बार क्या होता है कि जो सफलता होती है या जो ये कामयाबी होती है, जो पद होते हैं ना, ये मतलब बेड़िया भी बन जाते हैं अपने ही पैर की। हाँ सर, है ना। और जितना मतलब नीचे रहेंगे उतना सुखी भी रहेंगे, जितना ऊपर ऊपर रहेंगे उतना दुखी भी रहेंगे। तो उसको हैवी नहीं होने देना। और देखो इस बच्चे की सोच, और मिश्रा जी है भाई, हैं, कह रहा जी झाड़ू नहीं लगाई घर में तो मैं MTS कैसे ज्वाइन करता। ज़बरदस्त है। चलो ये भी एक ईमानदारी की चीज़ है। और ऐसे लोग बहुत अच्छे कहे जाते हैं जो सच बोलते हैं। इसने MTS ज्वाइन नहीं किया, इसका कारण इसने तुरंत बोल दिया कि मैंने अपने घर में आज तक झाड़ू नहीं लगाई तो मैं MTS बन के कैसे झाड़ू लगाता। और इसने कहा कि भाई हनक होनी चाहिए समाज में। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एक लिमिटेड दायरे में है, AAO की और उससे बड़े दायरे में, और AAO का तो ग्रेड पे भी 4800 है ना, और इनकम टैक्स का 4600 ग्रेड पे है। तो अब ये बच्चा अल्टीमेटली अपने फादर साहब के सपने को पूरा करते हुए AAO ज्वाइन कर रहा है। यस सर। इनकम टैक्स को पहले से बोला हुआ है डिपार्टमेंट में? सर मैंने क्या कहते हैं वो परमिशन लेके किया था? परमिशन ले लिया है। अच्छा। एमओसी डाल दिया है। ठीक। और इस मंथ के एंड तक मेरी रिजाइन हो जाएगी, इस मंथ या फर्स्ट वीक तक रिजाइन हो जाएगी। तो ये ASO MEA तो ज्वाइन नहीं कर रहा ना फिर उसके बाद? नहीं कराया सर मैंने, DB नहीं कराई सर। अच्छा, DB नहीं कराया, वो ठीक है। मैंने। और अब आगे से कोई फॉर्म भी मत भरियो SSC का? SSC 2023 डालने वाला हूँ मैं। नहीं, किस जरूरत ही नहीं है तेरे को सर। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आए इस बार। फायदा क्या? फ़ायदा ये है सर कि मेरे फादर साहब की ये सोच है कि उनकी एक बार मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 आए। मिश्रा जी का लोंडा गजब हो गया भाई। ये नहीं मानने का मतलब, इसने इतनी पोस्टों पे सिलेक्शन ले लिया, मेरे को 10-12 पोस्टें ही गिनाने लग रहा था। अभी भी इसकी ख्वाहिश नहीं रुक रही, अभी भी कह रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है मेरी इस बार 2023 का इसने डाला हुआ। यस सर। चल भगवान तुझे जो तू चाहता है वो दे, और अपने माँ बाप के सपने को अगर तू पाना चाह रहा है और तेरे फादर साहब का ये सपना है कि ऑल इंडिया रैंक 1 आए, बड़ी खुशी की चीज़ है। हमें इसमें कैसी दिक्कत हो सकती है? मैं कहना चाहूँगा सर, मेरी मैथ इतनी वीक थी, मेरे मैथ्स में इतने नंबर आए हैं सर, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आप हैं। थैंक यू मेरे बच्चे। बाकी सच तो ये होता है कि हर एक की अपनी मेहनत ही होती है। और टीचर कोई भी हो, अब जैसे इस बच्चे ने एक इंटरव्यू सर मैंने आपका देखा हुआ था। आप बता रहे थे कि 2014 या नियर अबाउट 13 में एक लड़का था जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ था, वो रंगाई पुताई का काम करता था। Am I right, सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो कहानी मुझे बहुत प्रभावित करती है। और वो मतलब ऐसा है कि वो बच्चा अभी भी मिलने आता है। अच्छा। और मेरी उससे जैसे 1-2 बार बात भी हुई बीच में कि मैंने कहा तो एक बार आके ना और अपना वो कर, मेरे साथ इंटरव्यू कर। क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लाइफ लॉन्ग जुड़े रहते हैं, है ना। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, गौरव करके था, वो अभी कस्टम में है। गौरव और सौरभ करके 2 भाई थे। हाँ सर। तो सौरभ इस समय यूपी में SDM है। अच्छा। हाँ, दोनों का। तो बहुत कम बच्चे थे कि जो जुड़े रहते हैं।
क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो लीक से हट के चीज़ें करते हैं। जैसे मिश्रा है, इसकी बातें लीक से हट के है, तो ये मुझे 100 साल बाद भी मिलेगा ना। अगर मुझे इतनी उम्र हुई तो 100 साल बाद भी मैं इसको याद रखूंगा, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं ना, जो नेचुरल निकल के आते हैं, जो अंदरूनी सच्चाई निकल के आती है कि मैंने आज तक झाड़ू नहीं मारा, मैं एमटीएस में कैसे काम कर लूँ। और सबको पता है कि भाई इतनी पोस्टों में सिलेक्शन ले लिया, आगे सीट खराब करा, लेकिन बच्चे के मन में है वो चीज़ और ये करता है उसको क्लिक। तो मेरी उस बच्चे से बात हो रही थी, वो अभी शायद चंडीगढ़ है, पता नहीं कहाँ है अभी उसका। तो वो मेरे को कह रहा था कि सर मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं आऊँगा तो एसएससी के साथ नहीं, मैं यूपीएससी के साथ आपके पास आऊँगा। मैंने कहा चल तू वो कर। तो मतलब वो सच में ही इतनी गरीबी से बच्चा उठा था और इतनी गरीबी से उठ के उसने इस स्टेज को पार किया कि मेरे पास थी एक गाड़ी, उस समय पता नहीं कौन सी थी छोटी, और उसकी साइकिल थी और साइकिल की हालत इतनी बेकार रहती थी, तो पूरे में वो लग रहा था सफ़ेदी वफेदी के। तो मैंने वो जो बाउंसर खड़े रहते थे, बैच चेक करने वाले लड़के, उनसे पूछा ये कौन है, ये रोज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे खड़े। फिर उसने मुझे मिलवाया उससे, फिर उस बच्चे की कहानी सुनी। तो और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं यार, बड़े स्ट्रगल से काम कर रहे होते हैं। एक विनय करके लड़का था, उसका सिलेक्शन हुआ, वो इतना ढीला था मैथ में, मतलब हद से ज़्यादा कमज़ोर था, और इतना कमज़ोर था कि उसको 5 बार पढ़ाओ ना तब उसको समझ में आता था। और मैं भी उसकी शक्ल देख देख के बोर हो गया था कि यार ये फिर साला परेशान करेगा, क्योंकि है तो आदमी है ना, पेशेंस की भी हर एक में एक लिमिट होती है। तो मैं भी उससे दुखी हो लेता था यार, ये हर क्लास में आके बैठ जाता था। और ऑफलाइन का स्टूडेंट था, उसका भी देखो सिलेक्शन हुआ, जिसको कुछ नहीं आता था लेकिन उसने मेहनत कंटिन्यू करी रखी और उसका सिलेक्शन हुआ। एक बार मैं और बताऊंगा सर, एक बार मैं आपका ऑनलाइन क्लास कर रहा था यूट्यूब पे, आपको याद नहीं होगा बट मुझे याद है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, मैंने लगातार 10 क्वेश्चन के गलत जवाब दिए। तो आपने बोला था ये कौन सा लड़का है जो लगातार सही शब्दों का जवाब दे रहा है, जबकि वो सारे क्वेश्चन गलत थे। मुझे ये याद है। यार तुम लोग इतनी बातें याद रखते हो, मेरे लिए बड़ी खुशी की चीज़ है। अभी जो सीडीएस में रैंक 2 लड़का आया था, हाँ सर, वो मुझे ये चीज़ बता रहा था, कह रहा कि आप जब पढ़ा रहे थे तो मैंने, अच्छा कई बार क्या होता है हम बहुत सोच समझ के भी नहीं बोलते क्लास में, कोई चीज़ें सरस्वती बैठी होती है वो निकल जाती मन मन में। हाँ सर। तो उस समय मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया होगा क्लास में, क्योंकि हमारा भी ये रोज का ही काम हो गया ना। तो हम भी बहुत पढ़ के नहीं आते कि हमें ये उपदेश देना है बच्चों को या ये ज्ञान देना, जो आता है हम बोल लेते हैं। और बहुत बार हम अपनी चीज़ों पे भी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। एक वक्त तो हम ये कहते हैं कि बहुत दबा के मेहनत करो, कुछ हो जाए, सब कुछ कर दो, चीर फाड़ मचा दो, तैयारी करो। अगले दिन आके हम कहते हैं कि सिलेक्शन ही जीवन नहीं है, जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें, अपनी चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर आप क्लास में उस दिन बोल रहे थे कि भाई अगर कामयाबी लेनी है तो कामयाबी का केवल एक मंत्र है कि जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़ लो, इधर उधर अपना दिमाग मत भटकाओ, जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़ लो। और कह रहा है सर मैंने उस दिन वो चीज़ अपनी कॉपी में लिख ली और ठान ली, और मैंने उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, और मेरा मतलब अनगिनत जगह सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे, जैसे इसने देखो, इसको आज भी याद है, इसने वो यूट्यूब की क्लास में गलत 10 के 10 सवाल जवाब दिए और मैं इससे मज़े ले रहा था कि भाई कौन है जो सही जवाब दे रहा है लगातार। तो हम भी मस्ती काटते रहते हैं। तो मतलब यही हमारी इज्जत होती है और यही एक टीचर की कमाई भी होती है कि मतलब इतना कुछ पा लेते हैं और उनके स्टूडेंट इतना जज्बे भरे रहते हैं। और हमें भी जीवन में ना हर बार एनर्जी की जरूरत तो होती है। हाँ सर। और वो एनर्जी कहीं और से मिलनी नहीं है, हमको भी ऐसे बच्चों से ही मिलनी है। वरना बदनाम करने वाले लोग तो आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, उनका तो काम यही है। एनर्जी इन बच्चों से ही मिलती है। और इसने एक दो कहानी और बताई, वो इनकम टैक्स वाली बता, अगर उस पे नहीं है सर। एक बहुत खुखार आदमी है उनके यहाँ, मैं उसको इशारों में समझाता हूँ, इन्होंने रेड वगैरह की तो मतलब 100 करोड़ से भी डबल ट्रिपल अमाउंट है, उसको हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, उतनी रेट पड़ी है। और अभी कुछ ही मतलब दिन पहले उसके साथ कोई कहानी होगी गैंगस्टर के साथ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लड़का लगा मुझे जब मैं इससे बात कर रहा था। और मतलब इसने अलग अलग जो प्रोफाइल ये सर्च कर रहा है, जिसका अभी इसका ME में हुआ, अभी AAO में हो गया, ये AAO ज्वाइन करने जा रहा है, अब ये 2023 का फिर से SSC CGL का फॉर्म भरने लग रहा है और इसको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए। तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, अपने टारगेट बढ़ाते रहो, एक टारगेट मिला आगे चलो,
और आगे चलो, लगातार काम करते रहो। ना एक दुख ये भी है कि सीट खराब करेगा इस बार भी बच्चे की। सीट खराब करने की बात तो वो है, लेकिन सर अब तो डिफरेंसेस है तो ये भी आए हैं सर कि अगर मैं डीवी नहीं कराता हूँ तो मेरी सीट किसी को अलॉट भी तो हो सकती है। अच्छा, ऐसा हो जाता है? हाँ, ऐसा होगा सर। अच्छा। एसएससी के पैटर्न में स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसका मतलब जो तूने अभी ये एमईए में जो तेरा सिलेक्शन हुआ है, इस पे तूने वो डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराया है? हाँ, तो वो सीट किसी को अलॉट हो जाएगी। अच्छा, तो सीट खराब नहीं हुई तेरी? खराब नहीं होगी वो सीट। चलो फिर अच्छी चीज़ है। तो जो बच्चे हैं वो इस बात का पेशेंस रखें कि वो सीट खराब नहीं हो रही है, और ये सिर्फ एक मतलब स्टेज तक ही अपने आप को लेके आएगा और उस स्टेज के बाद बैक कर जाएगा। हाँ सर, फिर उसके बाद मैं एसएससी के तो इस बार तेरी जो भी रैंक आएगी उस रैंक को लेके, लेकिन सीट खराब नहीं करेगा। नहीं सर, सीट नहीं खराब, ज्वाइन ही नहीं करना है सर। ज्वाइन ही नहीं करना है इसका, क्योंकि ड्रीम ही AA है, तो उस AA के ही ड्रीम को इसको फुलफिल करना है, और दूसरा ड्रीम इसने पकड़ना ही नहीं है। और CGL 2020 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 था। ऑल इंडिया रैंक 12 था तेरा? तू कभी मिलने नहीं आया हमसे तो आज कैसे आ गया? सर समय नहीं था सर, केसेस की वजह से सर बहुत ज़्यादा परेशान लेकिन हेक्टिक होता है। अच्छा, और अभी क्या यूपीएससी की कर रहा था ना? हाँ सर, यूपीएससी की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी स्टार्ट सर। नहीं तो ये चीज़ें देखो, बात करने से हमें भी समझ में आई कि ये काम हमको भी करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कैरियर की तरफ से उनको। तो मैं आज ये आप सब बच्चों को और जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में इस समय हैं और वो आगे तैयारी करना चाह रहे हैं या कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम ऐसा कोई ना कोई प्रोविज़न आज से तैयार करते हैं कि आप अपना आई कार्ड अगर हमें भेजेंगे तो उस आई कार्ड के आधार पर आप जो भी बैच एक्टिवेट कराना चाहेंगे तो हम उसको 50% डिस्काउंट पे कराएंगे। जो भी हमारी फ़ीस होगी उस पर 50% डिस्काउंट करके करेंगे। मुझे भी ये बात आज ही पता चली इस बच्चे से। और इसको देखो, तो फिर एमईए क्यों नहीं ज्वाइन करना? सर मैंने CGL 21 को एक तरीके से बैकअप बना के लिया था कि अगर मेरा SAS एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है AA में तो फिर मैं एज ऑडिटर ज्वाइन नहीं करूँगा। समझ गया। फिर मैं फिर से तैयारी करूँगा। और मैं इसको कह भी रहा था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बढ़िया है यार, कहाँ AA में, क्योंकि AA में काम बहुत है। हाँ, काम है सर। और हर 2 साल में टेस्ट है ना इसमें? डिपार्टमेंटल 2 साल में है, 2.5 साल में भी होता है, बढ़ा भी देते हैं कभी। लेकिन अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो फिर आपको SAS एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रमोशन भी बहुत फास्ट है ना? हाँ, प्रमोशन सर 4.5 साल के अंदर आप क्या कहते हैं AO बन जाओगे। फिर उसके बाद AO फुल फॉर्म? ऑडिट ऑफिसर। अच्छा, ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट ऑडिट जनरल के चांसेस रहते हैं जो कम एज में AA बन जाता है। अभी एज कितनी है तेरी? मेरी 25 है। अभी 25 साल है। क्या कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट से मेरी एज 23 है। ओके, 22 गुड। देख लो भाई, है ये जीवन भर हेडेक भी लेगा, काम भी करेगा, टेस्ट भी देगा हर 2 साल में। सर AA का है क्या कि जिसको ट्रेवलिंग पसंद है, और मैं ये मानता हूँ कि जो लड़का ये प्रेफर करता है कि वो 12 से 14 घंटे काम कर सकता है, तो उसको कभी भी हैक्टिक फील ही नहीं होगा कि वो परेशान है, ट्रैवलिंग कर रहा है। अगर आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, कभी भी ऐसा होता है सर, इनकम टैक्स में हम लोग बाहर चले जाते हैं, नाइट में भी जाना पड़ता है, कभी भी फ़ोन की घंटी बज जाती है, जाना पड़ता है, तो सर इशू नहीं है, हमें मज़ा आता है, फील करते हैं हम उस चीज़ को, और उसी में यार मज़ा भी है। अपनी ड्यूटी को मज़े में काटे ना, उसी में बहुत बढ़िया है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो दुखी रहते हैं। अभी एक बच्चा आया था थोड़े दिन पहले मुझसे मिलने, वो एक्साइज इंस्पेक्टर था, उसका चंडीगढ़ सर्कल मिला हुआ है, वो इसलिए दुखी है कि दिल्ली नहीं मिल रहा। तो दुख तो ख़त्म होते ही नहीं है ना। और देखो ये बच्चा इस बात को मतलब कितना पॉजिटिवली टैकल कर रहा है कि 12-15 घंटे काम करना होगा तो उसमें इस चीज़ को मज़ा आ रहा है। रोज़ नए नए काम मिलेंगे, रोज़ रोज़ नई नई लोग मिलेंगे, नई नई जगह मिलेगी, वहाँ अपने आप को इन्वेस्ट करना किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा काम है। और मतलब मज़े की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप लोग जो प्रेफरेंस आप डालना चाह रहे हैं तो आप डालिए उसके लिए, चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो। अगर मन में इच्छा है तो करिए, उसको दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बता कि तूने किस मतलब तेरी उम्र क्या थी जिस समय तूने ये एसएससी की तैयारी करने सोची? 2016 में मैंने इंटर क्लियर किया, 2014 में मैंने हाई स्कूल क्लियर किया था। 16 में मैंने इंटर क्लियर किया, देन उसके बाद BHU जो बनारस में है, हाँ। सारे लड़के एक बार BHU BSc का फॉर्म डालते हैं, निकले या ना निकले। 450 नंबर के पेपर होते हैं, 150 मार्क्स रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं, और 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन के पर 3-3 नंबर लगते हैं। तो मैं भी गया देने के लिए। हाँ। मेरी यही कोई 32-33 नंबर आई थी।
बहुत मेहनत करके गया था, अच्छा। फिर भी नहीं आई। हाँ। तो फिर उसके बाद पापा मेरे बोले कि जब उधर से पेपर दे के आना, तो मेरी बुआ के लड़के अमित भैया हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हैं वो, यूपी में? हाँ यूपी में। ये हुआ कि थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते, तो उन्होंने कहा तुम एसएससी सीजीएल की तैयारी करो। अच्छा। तो मुझे पता ही नहीं था कि एसएससी होती क्या है, सीजीएल क्या होता है ये भी नहीं पता था। और जब गांव में आया तो मैं कहा मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करूंगा, तो एक लड़का मुझसे बोला तुमको सीजीएल का फुल फॉर्म पता है? तो मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कुछ नहीं बोला वहाँ पे। थोड़ा बहुत गांव के लड़कों में जैसे बहस होती है वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक हुआ। देन फिर उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। 2016 से मैंने धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट की। फिर उसके बाद लगा रहा, फिर उसके बाद पता लगा कि फिर मैंने ये पता लगाया कि तैयारी शुरू करते हैं तो भाई बुक लेनी पड़ेगी। तो बुक कैसे लेनी पड़ेगी, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सिलेबस देखा, फिर मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया सिलेबस के, धीरे धीरे देखना शुरू किया। फिर उसके बाद एक लड़के ने मुझे बताया कि अगर तुमको मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप राकेश यादव सर की क्लासेस देखना शुरू करो। तो मैंने कहा भाई दिल्ली जाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि घर से मेरी माताजी अगर मेरी नौकरी ना लगे तो वो मुझे घर से बाहर ना जाने दें। मैं घर जाता हूँ और मैं वहाँ से आता हूँ तो मेरी माताजी तुरंत रो देती हैं कि आप कब आओगे। तो मिश्रा जी भैया स्ट्रॉन्ग है अंदर से, लेकिन फैमिली से लगाव इसका पूरा है। आता है सर, रोना आता है, लेकिन फील नहीं करते हैं। वहाँ मैं दिखाता नहीं हूँ कि मुझे रोना आ रहा है, भले बाहर रो लेते हैं। अच्छा, इस बच्चे ने मुझे एक चीज़ बोली, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये उन दिनों की बात है, किस समय की थी तूने 4316? 2018 के लास्ट दिसंबर से स्टार्ट की थी मैंने। हाँ। फिर उसके बाद पहले धीरे धीरे मैं एक एक सवाल को सॉल्व करता था। हाँ। तो मैंने अपनी एफिशिएंसी चेक की थी कि मैं एक सवाल को सॉल्व करने में मुझे 2-3 मिनट लग जाते थे, 4-4 मिनट लग जाते थे। 4 मिनट लग जाता है। लेकिन फिर जब मैंने अपने आप को और अपग्रेड किया, जब मुझे याद है कि मुझे डेट याद है, डेट भी बहुत अच्छे से याद है। मई का टाइम था सर, मैं छत पे था ऊपर, मेरे बहन से झगड़ा हुआ। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार मुझे ये सवाल नहीं आ रहा, उसका नाम विकास है। अच्छा। आई थिंक उससे मेरी बातचीत अब नहीं हो पाती है। हाँ। तो उसने कहा यार तुमको रोज़ रोज़ सवाल बताना पड़ेगा। तुम सॉल्व नहीं कर पाते, तुम कैसे सीजीएल क्रैक करोगे? हाँ। वो चीज़ मुझे लग गई सर। तो फिर मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, खुद ही सॉल्व करूँगा, चाहे 1 घंटे में हो या 1 दिन में हो। 10 दिन 15 दिन सर मैंने लगातार मेहनत किया। और मैंने एक चीज़ ये देखा कि अगर आपने आज सीआई पढ़ाया है तो सीआई में आपने जितना भी पोर्शन पढ़ाया है मैं उतने को नोट करता था, फिर देन उसको मैं अलग से कॉपी पे लिख करके उतने के ही मॉक देता था। ब्रिलियंट। अगर आपने सीआई कंप्लीट किया तो मेरा ये टारगेट था कि अगर आपने 2 दिन में सीआई कंप्लीट कर दिया या 24 घंटे की क्लास में अगर आपने सीआई कंप्लीट कर दिया तो मुझे सीआई से रिलेटेड कम से कम 50 से 60 या लगभग 100 मॉक देने हैं। और मैं जितने मॉक दूंगा उतने मेरी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और सिचुएशन ये है कि सीजीएल के एग्ज़ाम में मैं बैठता हूँ और उसके बाद एक बार आराम से पहले मैं जाता हूँ तो पहले मैं मैथ के मैं सारे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करता हूँ और सबसे आखिरी में मैथ सॉल्व करता हूँ। अच्छा। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जीके जीएस से। अच्छा। फिर इंग्लिश से, इंग्लिश का हाफ पोर्शन करके छोड़ देते हैं, फिर पूरे मैथ सॉल्व करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद इंग्लिश के हाफ पोर्शन। और ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है और सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है कि जो जिस तरीके से तैयारी कर रहा है ना उसी तरीके से एग्जाम में भी चीज़ों को अटेम्प्ट करे। सर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपका मेथड क्या था। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपनी खुद की सेल्फ स्ट्रेटजी बनाएंगे, सेल्फ मेथड बनाएंगे और खुद को फॉलो करके अगर आप तैयारी करेंगे, लोग कहते हैं कि आप मेरा टाइम टेबल बना दीजिए, तो आप अपने टाइम को देख करके अगर अपना आप टाइम टेबल बना करके और आपको अगर पढ़ना है तो अगर आप रेगुलर रहेंगे तो इस धरा पे कोई ऐसा नहीं है जो आपके एसएससी के सिलेक्शन को रोक पाए। कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 6 महीने दे दिया, सिर्फ 6 महीने अगर आपने दे दिया तो आपको स्वयं ब्रह्मा नहीं रोक सकते एसएससी के सिलेक्शन के लिए। जेन्युइन 100%। और इस बच्चे ने जो एक शब्द बोला ना कि अगर आप लगातार रहे, रेगुलर रह गए और 100% डेडिकेशन अगर आपने दिखाया तो किसी भी चीज़ में केवल एसएससी में नहीं, किसी भी चीज़ में संभव नहीं है कि आपका काम ना बने और आप असफल हो जाएं। हर चीज़ संभव है, बस वो डेडिकेशन की ज़रूरत है कि आप 100% डेडिकेटेड रहें। और ये फिर तूने तो जो मेरे को कहानी बता रहा था तू 1 महीने वाली, वो कब की थी? ये 7300 एडिशन जो थी सर वो मैंने मई में सॉल्व की थी। ये थी उस समय 7300। हाँ सर। इतनी मोटी 7300 किताब होती थी उस समय की थी, इतनी मोटी पेज किताब थी। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान से सारे बच्चे समझना, अपने काम की चीज़ें हर एक बच्चा ना अपने अपने काम की चीज़ें निकाल लें। जो इसने कहा ना कि इसका एक दोस्त था विकास और उसकी इसके दिमाग में लग गई कि इसने सवाल पूछे, उसने मना कर दिया।
फिर इसने कहा कि मैं आगे सवाल नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही करूंगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी कोई चीज़ आप खुद करके सीखेंगे ना तो वो हमेशा परमानेंट होगी। और हमारे अब ये ऑनलाइन एजुकेशन में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है आज के टाइम में कि बच्चे का टेम्पर खत्म हो गया है, मतलब उसमें पेशेंस खत्म हो गया है। वो हर चीज़ सेकंडों में चाहता है, हर टीचर ऐसा चाहिए जो सेकंडों में चीज़ों को करता चला जाए, और इसीलिए वो सफल भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि खुद करने की आदत छूट गई। और एक दूसरा आज के टाइम में जो यूट्यूब पे रील और इंस्टाग्राम पे इन्होंने तो साला ऐसा धोके रख दिया बच्चे के दिमाग को। आज के टाइम पे क्या हुआ है पता है आपको? आज के टाइम पे हो रहा है सर, आप मुझसे बहुत ज़्यादा, आप मेरे आराध्य हैं सर। आजकल के लोग टीचरों का कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सर। टीचर का मतलब ये होता है कि वो आपके गुरु हैं, चाहे वो कोई भी सर कोई भी हो। अगर आप टीचरों का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप महामूर्ख आदमी हैं। आप टीचरों का कंपैरिजन, सर अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इतना जान लीजिए कि वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, तभी वो वहाँ खड़ा होकर के आपको पढ़ा रहा है। और अगर आपको वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी, आप नहीं पढ़ा पाओगे वहाँ पे। नहीं, ये है। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे भाई इस बात को समझना और अपने काम की चीज़ें हमारे इस सेशन से निकालना। मेरा भी ये जीवन का पहला इंटरव्यू है जो मैं किसी बच्चे के साथ इस तरह से बैठ के कर रहा हूँ, और उसका कारण भी है कि जब मैं इसे मिलने आया तो इसकी जो बातें हुई ना, वो मतलब ऐसी बातें थी कि आदमी को हर सेकंड हंसी आ रही थी अंदर से। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि अब हम बोल भी नहीं सकते यहाँ पे कि इसने इनकम टैक्स में कहाँ कहाँ क्या क्या किया, अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की हैं। मतलब उदंड और बेहतरीन दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। उदंड का मतलब जो सबसे शैतान, और बेहतरीन वाला जो सबसे बढ़िया, ये दोनों हैं। मतलब ये सबसे शैतान बच्चा भी और सबसे बेहतरीन बच्चा भी है। और जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है और मेरा सुझाव भी है कि अपने जीवन में 2-3 चीज़ें अब आपको ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन में आपको अपनानी पड़ेगी। पहली, जो ये रील का काम होता है ना, इस रील से किसी भी तरीके से छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई माइका लाल है ही नहीं कि मोबाइल को खोले और 1-2 रील सोचे कि मैं 1-2 रील देख के और फिर छोड़ दूंगा इसको। वो छूटता ही नहीं किसी का भी, लगा रहता है। ये तो एक पहले जैसे चरस गांजे ये नशे होते थे ना, आज के टाइम में ये यूट्यूब एक या ये इंस्टाग्राम या फेसबुक जिन में ये रीलें चलती होंगी, ये एक किस्म का नशा है। आप एक बार शुरू कर दो, ये खत्म नहीं होगा कभी भी। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, क्या कि आप उसको उठा के अनइंस्टॉल कर दो उन बीमारियों को सारी को, या अपना एक फिक्स शेड्यूल रखो कि मुझे अपने पढ़ाई के लिए ही ऑनलाइन आना है और किसी चीज़ के लिए ऑनलाइन आना नहीं है। और ये केवल बीमारी आप में ही नहीं, ये हमारे बुजुर्गों में भी आ रही है, जो पिछले थोड़े ही दिन से बेचारे यूट्यूब वगैरह देखने लगे ना, वो भी लगे रहते हैं उसमें, सारे दिन स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं। और एक और भी चीज़ है कि यूट्यूब पे आज के टाइम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पर्सन ऐसे हो गए हैं जो मोटिवेट करते हैं, और वो लोग ऐसे हैं उन्होंने खुद भी जीवन में कुछ आज तक हासिल नहीं किया है, जिन्होंने खुद आज तक जीवन में एक अन्य का काम नहीं करके दिया ना, वो लोगों को मोटिवेट करने लग रहे हैं। बेसिकली वो आपकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, वो आपको एक अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उस चीज़ से बचिए। डिजिटल एजुकेशन हो गई है, अब ऑफलाइन एजुकेशन उतनी है नहीं, तो एक काम करिए कि इस ऑनलाइन एजुकेशन को सिर्फ पढ़ाई तक ही रखिए। पढ़ाई की चीज़ों के लिए ही ऑनलाइन आना, बाकी चीज़ों में ऑनलाइन आने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी हालत में। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये दुष्परिणाम हो गया कि जो ये किताब थी, अब ये देखो कितनी मोटी किताब है, ये इस समय इस बच्चे ने खुद 1 महीने में ख़त्म की थी, जब ये कह रहा है कि मैं खुद सवालों को करने लगा। और मैं वो बात शायद छोड़ गया कि जब आप कोई सवाल करने भी लगते हैं ना, या मुझे भी, ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिक्कत नहीं है, सबको दिक्कत होती है, किसी न किसी सवाल में सब फंसते हैं, क्लास में भी फंस जाते हैं, बाद में भी फंस जाते हैं, खुद प्रैक्टिस करते फंस जाते हैं। अब मान लीजिए ये कोई सवाल है और इस सवाल में हम फंस गए। एक तरीका तो ये है कि इस सवाल का हम सॉल्यूशन तुरंत देख लें किताब से या गूगल से या कोरा वगैरह जो भी रहता है उसके थ्रू हम उसका सॉल्यूशन देख लें, या यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर दें उसकी। दूसरा तरीका है कि इस क्वेश्चन के साथ हम 15-20 मिनट 25 मिनट इन्वेस्ट कर लें, हम इसको खुद इसकी तह तक जाने की सोचें। जब आप इसको खुद उसकी तह तक पढ़ने की कोशिश करोगे ना, सीखने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ एक तो यूनिक होगी, आपकी खुद की तैयार की हुई होगी, और वो बेहतरीन तरीके से होगी। और यही कारण है कि पहले जो मेरी 7300 आती थी उसमें शायद 1700 के आसपास पेज होते थे, इतने मोटे। और अभी हमने ये नई बुक लॉन्च की है और अभी ये मार्केट में आई है, तो आजकल में ही आई होगी, ये तेरे हाथों से लॉन्च कराता हूँ मैं। और ये जो किताब है ना, ये एक ऐसी किताब है जो 7300 में ही सिर्फ और सिर्फ ऐसी करी गई है कि हर एक चैप्टर के ना लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पिक
पिक किए हैं। जैसे मान लीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन है, तो उसमें हमने इसमें सिर्फ 60 ही क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो पहले 300 क्वेश्चन होते थे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बच्चे में इतना पेशेंस है ही नहीं कि वो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले। उतना मेहनती होने के लिए बहुत वक्त लगता है और बहुत पेशेंस होना होता है, और ये तभी ऐसे बच्चे होते हैं जो ये 12-12, 15-15 पोस्टों पे सिलेक्शन ले रहे होते हैं। मजाक नहीं है कि बच्चे का एमईए में भी सिलेक्शन हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हो गया, AAO में भी सिलेक्शन हो गया, और अब 2023 की तैयारी कर रहा है रैंक 1 लाने के लिए। नौकरी नहीं करनी इसने, ज्वाइन नहीं करना, तो किसी की पोस्ट भी ये खराब नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है। और हर बच्चे को दोनों पक्ष देखने चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस बच्चे को गाली बक रहे होंगे कि साला हमारी सीटें खराब कर रहा है, लेकिन ये सीट आपकी खराब नहीं कर रहा। एमईए में सिलेक्शन हुआ, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं गया वहाँ पे, तो आपकी सीट खराब नहीं हुई, एज इट इज़ है आपकी सीट, और ये आगे खराब नहीं करेगा, ऐसा इसने प्रॉमिस भी किया है। और कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप को कुछ सिद्ध करके दिखाना चाहता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए काम करना चाहता हूँ कि मैं रैंक 1 लेके आऊँ, तो इसमें क्या बुराई है? हमें नहीं लगता इस चीज़ में इसकी कोई बुराई है। इस बच्चे की ऑलरेडी रैंक क्या आई थी? 12 रैंक थी, ऑल ओवर इंडिया रैंक। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और किसी के कमियां मत ढूंढने पे जाओ, बहुत बार थोड़ी उसकी अच्छाइयां भी ढूंढने में जाओ। इस बच्चे से अपने आप को मोटिवेट कर सको तो करो, क्योंकि ऐसे बेहतरीन बच्चे, इतने सिंपल सादे और मतलब सच बोलने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं, जो खुल के अपनी बातें रखते हैं और अपना मतलब चीज़ों को सही तरीके से लेके जाते हैं। और हमारी और कैरियर परिवार की तरफ से शुभकामनाएं भी इस बच्चे को, और भगवान करे इसका रैंक 1 आए, या जो इसकी इच्छाएं वो सब मिले, और ऐसा भी हो कि इसका यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो, जो इसके पेरेंट्स के सपने हैं, या जो इसके सपने अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, वो सारे सपने इसके सरस्वती माता स्वीकार करे और इसको उस मुकाम तक पहुँचाए, और ये जीवन में खुश रहे। और अभी तक इसके आचरण में मुझे वो चीज़ झलक भी रही है कि मन जो होता है ना, बिल्कुल मस्त होके चलता है। वही व्यवहार होना भी चाहिए, फालतू दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना, अपने जो मिल रहा है उसमें खुश रहो और अच्छा पाने की हमेशा कोशिश करते रहो। अब बच्चे, तो मुझे इन बच्चों को कुछ कहना चाहता कि ये देखो, जब तूने भी तैयारी की तो आज 2017 से तैयारी शुरू की थी ना, आज हो गया 2023, 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गया। तो 6 साल बहुत बड़ा टाइम होता है अपने आप को मोटिवेट रखना। 1.5 साल दिया है, 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल, 2 साल मेहनत किया मैंने, और 4 साल एक्स्ट्रा मिला मुझे। एक्स्ट्रा मिला। और ये पता है कब था? ये तब के बच्चे हैं जिस समय ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं था। ऑनलाइन पे इतना सब कुछ अवेलेबल होता ही नहीं था। यूट्यूब पे ही जो होता था, ये ऑफलाइन के पढ़ने वाले बच्चे थे, यानी रगड़ रगड़ के धीरे धीरे खींचने वाले काम थे। अब तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन इतने सारे टीचर अवेलेबल हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है कि आज के टाइम में 6 महीने, सच में 6 महीने बहुत बड़ा टाइम है। अगर 6 महीने सिंसियरली तैयारी कर ली जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ सजेस्ट कर इन बच्चों को कि मतलब 6 महीने बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई डेडिकेटेडली काम कर ले तो आराम से हो जाता है, लेकिन डेडिकेशन 100% बन कहाँ पाता है बच्चे का। सर एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे कोई एक लड़का है, अब वो फर्स्ट टाइम अगर रिलेशनशिप में आता है तो अपनी बंदी को पूरा टाइम देता है ना, तो आप इस बुक को अपनी गर्लफ्रेंड बना लीजिए। ये काम करिए। अगर आप मिश्रा जी खतरनाक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। गुड। अच्छा, ये बता कि तूने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई नहीं बनाई? सर ऑफिशियली नहीं बोल सकता। ऐसा तो नहीं ना कि वो बॉलीवुड की तरह कई है? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं। एक ही है? ये भी नहीं बोल सकता सर। लोंडा बड़ा तेज है ये मिश्रा जी। और सर आपने एक बात बोली थी कि आप अपने फ़ोन से रील्स देखते हैं, वो देखते हैं। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी सर, मैंने बीच में आपको नहीं इंटरप्ट किया उस समय, तो मैंने कहा था कि मेरा नेट ऑन रहेगा और मेरे फ़ोन पे लगभग 50 से 60 हज़ार मैसेज हमेशा पड़े रहते हैं। अच्छा। अभी के टाइम लगभग 1.5-2 लाख मैसेज होंगे। अरे वेरी गुड। तो मैं ये कहता हूँ कि नेट ऑन रहे, मैसेज आते रहें, नहीं देखना है, नहीं देखना। जैसे एक होता है ना कि एक होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी शोर शराबा हो, मैं सो लूँगा। तो वैसा आप अपनी पढ़ाई को कर लीजिए कि कितनी बार फ़ोन के नोटिफिकेशन बजे, दिन भर में 100 टाइम्स ऑफ बजने चाहिए, कितनी भी बार बजे। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश के क्या कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं जीके जीएस में कुछ क्या कहते हैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, मुझे फ़ोन नहीं छूना है तो नहीं छूना है। अगर आपने ये ठान लिया, अगर आप अपनी फ़ोन से दूरी बनाना चाहते हैं तो उसे अपने एक्टिव मोड में रख करके उससे दूरी बनाइए।
ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अभी अनइंस्टॉल करेंगे, फिर 3 दिन बाद आपके मूड चेंज होंगे, फिर कहेंगे यार आधे घंटे ही तो देखना है। जेन्युइन। वो आधे घंटे ही आपको फिर आपको 3 दिन क्या 30 दिन पीछे ले जाएगा। देखो, ये होता है ज़बरदस्त डेडिकेशन। और अगर आप में इतना डेडिकेशन है ना कि सब कुछ फ़ोन में है, इंस्टाग्राम भी, ट्विटर भी, जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर वो है और उसके बावजूद भी आप में इतना संयम है कि आप झेल रहे हो इन चीज़ों को और आप नहीं उठा रहे हो फ़ोन या इन चीज़ों में अपने आप को शामिल नहीं कर रहे हो, तो यार ये सच में बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप में इतनी ताकत है तो फिर आपके सिलेक्शन को कौन रोकने वाला है। जो इसके मिश्रा जी के वर्ड थे कि ब्रह्मा भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक पाएंगे अगर आप इतना डेडिकेटेडली काम करेंगे। तो आपको एक ही चीज़ करनी कि वो डेडिकेशन लेके आना और वो काम करते रहना है। और एक चीज़ इस बच्चे ने मुझे कहा कि क्या था कि वो मैं तो इस जॉब को वो बना रहा था ना, बेस बना रहा था। हाँ। और एक चीज़ और भी है कि आप जब भी तैयारी कर रहे हैं ना, जिस भी मोड पे आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सरकारी नौकरी ऐसी आती है जिसमें आप मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसका एग्ज़ाम लगभग वैसा ही है जैसी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम देते रहिए। क्योंकि जितने आप एग्ज़ाम देंगे ना, शायद वो आपको वहाँ से एक स्टेज का मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे एमटीएस में ही सिलेक्शन हो, लेकिन वो एक बेस तैयार हो जाता है कि हाँ यार मेरा एमटीएस में तो हो गया, यानी मैं गिर पड़ के कम से कम उतने तक तो हुई हूँ। तो मतलब चार्ज रहिए, अपने आप को चार्ज रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, हारने की तो जरूरत है ही नहीं। और तो अभी तो क्या तेरे पास मैसेज बच्चे कैसे भेजते हैं, फेसबुक वगैरह से? मैं उतना जुड़ता नहीं हूँ किसी से। अच्छा। मैं अपने आप को बहुत प्राइवेट रखता हूँ। और मेरी रैंक आई थी, ये चीज़ बहुत दिन तक सिर्फ मेरे मम्मी पापा लोगों को पता थी। अच्छा। मैंने अपने सोशल में या अपनी फैमिली में किसी को कभी नहीं बताया। अरे कभी ये मेरी एक्चुअली सर मेरा क्या है कि अगर मैं जो हूँ वो मुझे पता होना चाहिए, दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है। जेन्युइन। तो आज का तुझे यहाँ का कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं, मतलब यहाँ क्लास रहती है? और मैं आया हूँ पार्लियामेंट हाउस में, मुझे काम है। अच्छा। तो मेरा ये था कि आज अगर मैं आया हूँ, आज मेरे पास पूरा टाइम का फ्री है और मेरी कल 10:30 बजे की फ़्लाइट है इलाहाबाद के लिए। तो मेरा ये था कि मैं आज सर से मिल के ही जाऊँगा। तो तूने यहाँ ढूंढा कैसे? नेट पे सर, कैरियरवेल ऑफलाइन। मैप से आया मैं वहाँ से डायरेक्ट। फिर उसके बाद ऐसे चक्कर काटते हुए ड्राइवर नीचे गए। देन फिर उसके बाद नीचे आया तो अंकल जी थे, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा नाम आकाश मिश्रा है, क्या एडमिशन कराना है? कि नहीं एडमिशन नहीं कराना है, मुझे मिलना है, सर से मिलना है। तो कहें बच्चे तो रोज़ आते हैं, हमको एक बार मिलवा दीजिए। यार ये हमारे साथ कई बार ऐसा हो जाता है। देखो, रोज़ बच्चे आते हैं मिलने, और हम कई बार क्या होता है क्लास में होते हैं, या कई बार भाई हर एक का ना डेली एक जैसा मूड नहीं रहता, या डेली एक जैसा उसमें पेशेंस भी नहीं रहता, हमारे अंदर भी नहीं रहता। कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं तो फिर छोड़ते हैं, यार इग्नोर कर, बच्चा बैठा था। अभी एक बच्चा आया था, वो सिलेक्टेड था, और वो जैसे आया या नीचे 1.5-2 घंटे बैठा रहा। तुझे कितनी देर से बैठा हुआ है? 5 मिनट। चल, किस्मत अच्छी थी आज हमारी, है ना, और इस बच्चे की, क्योंकि हम तुरंत मिल गए। तो कोई बच्चा आता है और अगर वो मतलब कई बार हम नहीं भी मिल पाते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रविवार को आ जाते हैं, शनिवार को आ जाते हैं, उस दिन हम नहीं मिलते। तो आप मन छोटा मत करिए, है ना। जब हमारा जो लिखा हुआ है मिलना, वो अपने आप हो जाएगा। और आप सिलेक्शन ले लेते हैं, यही हमारे लिए खुशी है। और मतलब ये बच्चे देखो, इसका कब सिलेक्शन हुआ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, कब ये अपनी तैयारी कर रहा था, और आज ही हमसे मिलने आया है। तो मतलब अगर आपके मन में भाव है और प्रकृति ने हमारा मिलना लिखा हुआ है, तो हम वैसे भी कभी ना कभी मिल ही लेंगे। तो मेरे बेटा आकाश, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि अना तू आया है। और जो ये आराध्य है ना, आराध्य तो भाई एक ही है ऊपर वाला, हम सब तो उसी के थ्रू स्रोत हैं। तो हम आराध्य कैसे हो सकते हैं किसी बच्चे के? हम होना भी नहीं चाहते, बस ये तो बच्चों का प्यार है कि जो रखते हैं। एक हम अपने बच्चों को देते हैं जो, ताकि आप हमें हमारी कुछ मेमोरी याद रख पाएँ। और ये मेरे बच्चे, कैरवेल की तरफ से एक बोतल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा कि तू आया और इतने दिन बाद तूने याद किया। और भगवान करे तुझे रैंक, जो तेरी इच्छा है रैंक 1 की, वो मिले तुझे, और आगे कामयाब करे। और इकलौता बच्चा है अपने माँ बाप का। और मैं अक्सर हमेशा ही कहता हूँ कि माँ बाप को अगर आप खुशी दे सकते हैं, माँ बाप के कंधे को अगर आप ऐसे सीना चौड़ा करवा सकते हैं,
तो वो अपनी कामयाबी से करा सकते हैं, क्योंकि माँ बाप आपकी कामयाबी और आपके प्यार की और आपकी इज्जत के ही भूखे हैं। भगवान ने उनको इस उम्र में ला दिया है कि वो अपना खा कमा सकते हैं, खा कमा रहे हैं और खा कमा लेंगे। उनको ज़रूरत है तो आपकी इज्जत की और आपसे मिलने वाले मान सम्मान की। अगर समाज में आपको 10% सम्मान मिल रहा है ना आपको, तो समझिए आपके माँ बाप उसको बहुत बड़ा मानते हैं और आपके माँ बाप के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमसे मिले, हमसे जुड़े हुए बच्चे आज इतने नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में जा रखे हैं। तो मैं तहे दिल से ऐसे सारे बच्चों का धन्यवाद करूँगा और उन माता पिता को भी कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं कि इस युग में वो बच्चे भटक नहीं रहे और अपने मंजिल की तरफ रोज़ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था किसी बच्चे के साथ, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी में वो ताकत थी कि इसने मुझे खींच लिया उस तरफ से। और मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसने एनडीए या सीडीएस की तैयारी की होती तो इसका एसएसबी 100% क्लियर हो जाता। क्योंकि जो मन से और दिल से ईमानदार है ना, वहाँ सीडीएस में या एनडीए में उनको एसएसबी लगभग उन बच्चों का क्लियर हो जाता। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे बच्चे। थैंक यू।